हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं YTS 2020 के थ्रू क्लास 12th के बच्चों के लिए अपन जो कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। मैं आपको पूरे साल फ्री में केमिस्ट्री क्लास 12th की एक एक एपिसोड में, एक एक लेक्चर में, जिसको आप लेक्चर बोलते हो मैं उसको एपिसोड बोलूँगा, और मैं आपका कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी बच्चे हमारे एक एक लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसको तैयार करेंगे, अपने एग्ज़ाम में सफल होंगे, और जिसका खुशी हमें भी मिलेगा, है ना। तो बच्चों, अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th में। अपन कुछ भी शुरू कर रहे हैं 2020 में। तो हमारा एक YTS चल रहा है। आप जानते होंगे कि अभी अभी हमारे YTS नीट के पेपर के लिए, JEE मेन के पेपर के लिए, 11th के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो अब बारी है 12th के बच्चों की। तो आप भी पीछे क्यों रहेंगे, आइए अपन साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की पढ़ाई। क्लास 12th में सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यह जो क्लास 12th होता है, यह 11th के रिस्पेक्ट में काफ़ी आसान होता है, बशर्ते आपकी 11th थोड़े अच्छे से तैयार हो। अगर आपका नहीं भी तैयार है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारे बेसिक्स बताऊँगा, अच्छे से रिवीजन करवाऊँगा, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। बस ज़रूरत है आपको मन से अपने पढ़ाई को करने की, ठीक है। तो अपन आज बात करने वाले हैं एपिसोड फर्स्ट एपिसोड में क्लास 12th के बच्चों के लिए जो फर्स्ट एपिसोड है, उसमें अपन बात करने वाले हैं बच्चों सॉलिड स्टेट की। अब आप कहोगे सॉलिड स्टेट की बात आपने क्यों किया? इसलिए किया कि इसको किसी दूसरे चैप्टर के बेसिक से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, है ना। सॉलिड स्टेट को किसी दूसरे चैप्टर के बेसिक से बहुत ज़्यादा तो मतलब नहीं है, है ना। और जहाँ पे मतलब होंगी तो अपन देखेंगे, है ना। तो सॉलिड स्टेट में अपने को सबसे पहले सॉलिड के डेफिनेशंस को समझना चाहिए। क्या होता है सॉलिड का डेफिनेशन? आप बचपन से पढ़ते आते होंगे कि सॉलिड किसी भी सब्सटेंस का वह स्टेट होता है। सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच force of attraction is a maximum, and distance in between particle is a minimum, and force in between particle is a maximum, जिसमें पार्टिकल के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो और डिस्टेंस मिनिमम हो तो उसे हम कहते हैं सॉलिड। तो सबसे पहले आपको नोट करना है सॉलिड का डेफिनेशन, मैक्सिमम इंटर पार्टिकल फोर्स। मैक्सिमम इंटर पार्टिकल फोर्स मतलब क्या हुआ? पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स मैक्सिमम हो। पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स क्या हो? मैक्सिमम। एंड मिनिमम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, और पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो। एंड मिनिमम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। अब बात आता है यह कि जैसे मान लीजिए इस तरीके से रख दिया, इस तरीके से बचपन से आपको ये दिखाया जाता होगा। आप देख के बता सकते हो कि इसमें पार्टिकल सबसे नज़दीक है, इसमें थोड़े से दूर है, इसमें बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये हो गया अपना सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, और ये हो गया गैस। अपन अभी बात करने वाले हैं सॉलिड का। सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स है यह मैक्सिमम है, जिसके कारण सॉलिड रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड। उसके शेप, साइज और वॉल्यूम ये सब बिल्कुल भी बदलते नहीं हैं, ठीक है। शेप, साइज, वॉल्यूम ये सब इसके फिक्स होते हैं। दूसरी बात, यह ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को, अवेलेबल वॉल्यूम को, जो इसके लिए अवेलेबल आप वॉल्यूम करते हो, ये उसको ऑक्यूपाई नहीं करेगा। आप इसको जहाँ रख दोगे ना, ये वहीं पे रहेगा। जैसे आप देखे होंगे डब्बे में चीनी वगैरह अपन रखते, अगर इतना रखते तो ये इतना ही रहता। सेम यही कहानी कुछ लिक्विड के साथ भी है। आप अगर कोई लिक्विड रखते हो तो भी वो उतना ही रहता है, मतलब उसकी भी वॉल्यूम फिक्स होती है। बट अगर हम गैस की बातें करें तो गैस को एक बार आप डब्बे में रख दो किसी भी अमाउंट में, वह पूरे डब्बे को कवर करेगा, जिसके कारण गैस की जो वॉल्यूम होती है वो कंटेनर की वॉल्यूम के बराबर होती है। और इसके पीछे फैक्ट है कि उसमें इंटर पार्टिकल फोर्स मिनिमम होता है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ रहा है क्या होता है सॉलिड, क्या होते हैं लिक्विड, क्या होती है गैस, है ना। थोड़ी देर तक हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, उसके बाद हम एकदम से सॉलिड की बातें
करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं इससे कि सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल फोर्स मैक्सिमम होता है, जिसके कारण यह रिजिड होता है, इसके शेप साइज वॉल्यूम फिक्स होते हैं, है ना, इसके पार्टिकल मूव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अपन एक पॉइंट समझेंगे, क्या सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल भी मूव नहीं करते? ध्यान रखिएगा, ऐसा बात नहीं है। सॉलिड के पार्टिकल्स एसएचएम करते हैं, अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करते हैं? एसएचएम करते हैं, एसएचएम वो करते हैं, ठीक है। और इसका भी एक टाइप होता है, आगे चलकर अपन पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, जिसके पार्टिकल स्लोली बहुत धीरे धीरे मूव करता है। एक्चुअल में डेफिनेशन है कि इसके पार्टिकल को मूव नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड होता है उसके पार्टिकल मूव करते हैं, जिसके कारण हम लोग उसे बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। हम लोग उसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्यूडो सॉलिड। तो देखिए, सॉलिड के टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड होते हैं दो टाइप के, है ना। एक होता है अमॉर्फस सॉलिड, दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो अमॉर्फस सॉलिड होता है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन irregular manner, are in irregular manner, are in irregular manner। और अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, इसमें बताया गया है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर मैनर में होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन रेगुलर मैनर, रेगुलर मैनर, है ना। तो ये रेगुलर और इरेगुलर मैनर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक में कहा गया है कि सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं रेगुलर मैनर में, दूसरे में कहा गया है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं इरेगुलर मैनर में। अब हमें ये समझना होगा कि ये रेगुलर मैनर और इरेगुलर मैनर क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, है ना, और ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में चल रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में चल रहे हैं, इसको बोलते हैं रेगुलर मैनर। इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर मैनर। और मान लीजिए एक दूसरा सॉलिड है, उसमें ये पार्टिकल यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ, फिर कोई यहाँ, फिर कोई यहाँ, फिर कोई यहाँ, फिर कोई यहाँ, यहाँ, ऐसा, इसको बोलते हैं इर्रेगुलर मैनर। ध्यान दीजिए, क्लियर हुआ होगा रेगुलर और इरेगुलर मैनर क्या होता है। एक में पार्टिकल्स रेगुलर मैनर में होते हैं, दूसरे में पार्टिकल्स इरेगुलर मैनर में होते हैं। तो क्लियर हो रहा होगा आप सब लोगों का, है ना। तो क्या होता है रेगुलर मैनर, क्या होते हैं इरेगुलर मैनर, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम आगे जो बात करने वाले हैं, आगे जो बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कंपैरेटिव स्टडी। अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अमॉर्फस स्टडी की बातें करेंगे, सॉरी रिलेटिव स्टडी की बातें करेंगे। अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के रिलेटिव स्टडी की बातें हम लोग करेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एंड किस तरह से हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसकी बातें अपन अब करने जा रहे हैं।
अब अगर अपन ध्यान दें तो कंपैरेटिव स्टडी कर लें अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में अपन बात करें, ठीक है। सबसे पहली जो बात है, आप सब लोगों को थोड़ा सा एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ते रहना है। एनसीईआरटी का खास ध्यान रखिएगा, उसमें भी यह कंपैरेटिव स्टडी कराया गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्स्ट पॉइंट अपने को पता है कि जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स आर इन रेगुलर मैनर, रेगुलर मैनर। और इसके फर्स्ट पॉइंट हो गए कंस्टिट्यूएंट्स आर इन नॉट रेगुलर मैनर। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। अगर आप सेकंड पॉइंट की बात देखेंगे, है ना, कहता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, रिलेटिवली हाई कर दीजिए, है ना, रिलेटिवली हाई। और इधर अगर हम इसके देखेंगे सेकेंड पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, है ना, तो कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, इट हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इट हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर अल्टीमेटली वही है जो रेगुलर मैनर में आपको बताया जाता है, उसी को बताया गया है कि जो पार्टिकल्स हैं वह काफ़ी दूर तक एक ही अरेंजमेंट में होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, है ना। और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उसके बारे में बताया गया, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में है। यहाँ पर कहा गया इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अरेंजमेंट इस तरह का हो, थोड़े आगे जाएं तो अरेंजमेंट इस तरह का हो, बदलता जाए, मतलब कहने का मतलब उसके थोड़े आगे आ गए तो अरेंजमेंट मान लीजिए इस तरह का हो गया। इसको बेटा बोलते हैं अपन शॉर्ट रेंज ऑर्डर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज शार्प। शार्प का मतलब क्या हुआ? कोई खास टेम्परेचर होगा जिस पर वो एकदम से मेल्ट होगा, कोई खास टेम्परेचर होगा जिस पर वो एकदम से मेल्ट हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद बोला गया इसके बारे में कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो इट इज ग्रेजुअली मेल्टेड, इट इज ग्रेजुअली मेल्टेड। ये ग्रेजुअली मेल्ट करते हैं, धीरे धीरे आप इनको गर्म करते जाएंगे और ये मेल्ट होते जाएंगे।
तो ये होता है अमरफस सॉलिड। अब अपन अगर नेक्स्ट पॉइंट में आ जाए, अब अपन अगर नेक्स्ट पॉइंट में आ जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड के, तो कहता है इट इज एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, इट इज एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। और इसके बारे में कहा गया है इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ध्यान दीजिएगा, जो एमॉर्फस सॉलिड है वह आइसोट्रॉपिक, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वह एनिसोट्रॉपिक। यहाँ पर एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक से मतलब है कि जिसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कहता है जिस सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में सेम हो, मतलब डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हो, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। अगर किसी का फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है तो हम उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, और अगर वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है, तो हम उसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ बदलेगा तो एनिसोट्रॉपिक, नहीं बदलेगा सभी डायरेक्शन में सेम होगा तो आइसोट्रॉपिक। तो जो एमॉर्फस सॉलिड हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो आप वाटर के अंदर जाते हो, वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ वाटर के अंदर, आप वाटर के बल्क में चले जाओ, चाहे आप लेफ्ट जाओ, चाहे आप राइट जाओ, चाहे आप टॉप पे जाओ, चाहे आप बॉटम पे आओ, सब जगह जो उनके होंगे ना, सारे जगह पे जो उनके होंगे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम होगी। तो इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर होना। इसको क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक नेचर होना। और जिसमें अलग अलग पॉइंट पे जाने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू अलग अलग मिले। इधर गए तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और, इधर गए तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और, ऊपर गए तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और, नीचे आए तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और। तो इसको बोलते हैं बेटा एनिसोट्रॉपिक। तो क्लियर हुआ होगा आपको कि एनिसोट्रॉपिक क्या होता है और आइसोट्रॉपिक क्या होता है। एक पॉइंट और अपन बात करेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड। ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बेटा बोलते हैं ट्रू सॉलिड। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोलते हैं ट्रू सॉलिड, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो बिल्कुल भी फ्लो नहीं करते। और अभी हमने बात किया है पीछे कि जो एमॉर्फस सॉलिड है इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ स्यूडो सॉलिड, इट इज़ स्यूडो सॉलिड, क्योंकि इसके पार्टिकल्स स्लोली मूवमेंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता दूं मैं इसका, ग्लास चैनल में जो ग्लास लगा होता है, ग्लास चैनल में जो ग्लास लगा होता है, जैसे बस की खिड़कियां वगैरह आप देखे होंगे, उसमें जो ग्लास लगे होते हैं, जब बस नई होती है ना तो चैनल में आराम से स्लाइड करते ग्लास। लेकिन जैसे जैसे बस पुरानी होती जाती है, बसें जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि वह ग्लास उसी चैनल में फिर स्लाइड नहीं करता। इसका रीज़न है जो इस तरह से वो रखा रहता है ना वर्टिकल, तो उसके पार्टिकल धीरे धीरे फ्लो करते हैं, उससे उसका बॉटम जो है ना वो थिक हो जाता है। अब बॉटम के थिक होने के कारण वह चैनल में फ्रीली मूव नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम लोग ग्लास जो होता है वो एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है, चूँकि उसके पार्टिकल धीरे धीरे फ्लो करते हैं, और पार्टिकल्स का फ्लो करना प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड्स की। पार्टिकल्स का फ्लो करना किसकी प्रॉपर्टी होती है? फ्लूइड की। इसलिए हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। अब जहाँ तक मैं बात करूँ एग्जाम्पल्स की, मैं जहाँ तक बातें करूँ एग्जाम्पल्स की, तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, लगभग सभी एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। 95% जो पॉलीमर्स होते हैं वो एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। बट आपको एनसीईआरटी पढ़ के जो अलग अलग तरह के सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं वह आपको कलेक्ट करते जाने हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ से आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप का। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप का अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप की अगर हम बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट के बीच फोर्स लगता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, या आप कह सकते हैं जो बॉन्ड्स होते हैं
उसके बेसिस पर, बॉन्ड्स के बेसिस पर या फोर्स के बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। उसके टाइप की अगर हम बात करें तो वो एक होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है आयनिक सॉलिड, तीसरा होता है कोवेलेंट सॉलिड और लास्ट होते हैं इसके मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड, ये कंप्लीटली डिपेंड करते हैं कि जो सॉलिड है उनके कंपोनेंट के बीच कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो जहाँ तक हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड की, इसमें फोर्स लग सकते, ध्यान दीजिएगा, डाइपोल डाइपोल, ये सब मॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप होते हैं। दूसरा लग सकता है इसमें डाइपोल डाइपोल एक लग सकता है, दूसरा लग सकता है डिस्पर्सन फोर्स, दूसरा लग सकता है डिस्पर्सन फोर्स, बस जो मेन होते हैं मैं वो बात कर रहा हूँ आपसे। और जो तीसरा होता है वो लग सकता है मॉलिक्यूलर सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बेसिस पर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है पोलर मॉलिक्यूलर, ये लगते हैं पोलर मॉलिक्यूलर के टाइप में, पोलर मॉलिक्यूलर, ठीक है। और जो डिस्पर्सन फोर्स है ना वो लगता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, वो किस में लगता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, पोलर मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, ये लगते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, और ये लगता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस तरीके से फर्दर मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 टाइप हो गए, पोलर मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। और ये सारे टाइप डिपेंड किस पर कर रहे हैं, जो सॉलिड है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच किस तरह का फोर्स है, कंप्लीटली यह उसी पे डिपेंड कर रहा। अब इसके बाद करेंगे हम बात आयनिक सॉलिड में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो ध्यान दीजिए, इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या अपन कह सकते हैं कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स लगता है इनके बीच। उसके बाद हम बात करते हैं कोवेलेंट के बीच। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड काम करता है अट्रैक्टिव फोर्स के फॉर्म में। कोवेलेंट मॉलिक्यूलर कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्म में मेनली जो वर्क करता है वो कोवेलेंट बॉन्ड वर्क करता है, और जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं इसमें मेटेलिक बॉन्ड वर्क करता है, मेटेलिक बॉन्ड वर्क करता है। तो इस तरीके से हम लोग जो बात करते हैं, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप की। अब हम लोग इसके डिटेल्स में एक एक टाइप जो इनके हैं इसके डिटेल्स में बातें करेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो एपिसोड के लास्ट में मैं आपसे यह बताने जा रहा हूँ कि आप अगर हमारे लाइव क्लास के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो हमारा लाइव क्लास GOC ई लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप इसे गूगल के प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर मेरी लाइव क्लास JEE मेन, एडवांस, नीट, 11th, 12th, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, साथ ही साथ NTSC, ओलंपियाड 9 और 10th के लिए अवेलेबल होती है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7568048656 पर, और आप हमारे लाइव क्लास को एक्सेस कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में भी, जिसके लिए वेब एड्रेस होगा gocjksir.com। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अपन मिलते हैं अगले एपिसोड में।